गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है हमारे पवन के कार्य या पवन का जो कार्य है किस प्रकार से रहता है और किस स्थान पर रहता है और उसके प्रभाव से कौन-कौन से स्ट्रक्चर्स बनते हैं उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पवन। अब पवन का जो कार्य रहेगा तो यहाँ पर हम 2-3 चीजों पर हम डिस्कस करेंगे कि जो पवन का वर्क रहेगा वो मेनली कहाँ पर रहेगा, किस प्रकार से। जैसे कि इससे पहले हमने नदियों के कार्य देखे हैं, यानी वर्क ऑफ रनिंग वाटर, बहता हुआ जो पानी है वो किस प्रकार से कार्य करता है। तो हमने 2 प्रकार के कार्यों को वहाँ पर देखा। एक जो कार्य था वो था इरोजनल वर्क और दूसरा था डिपोजिशनल वर्क। तो हमने 2 अलग-अलग प्रकार के कार्यों को वहाँ पर डिस्कस किया। ठीक है? तो किस प्रकार से अपरदन का कार्य चलता है और किस प्रकार से निक्षेपण का कार्य चलता है, इसके बारे में हमने नदियों का जिक्र किया। नदियों के बाद हमने बर्फ की नदी जिसे हिमानी या ग्लेशियर्स कहा जाता है, उन ग्लेशियर्स का वर्क देखा। अब ग्लेशियर्स के वर्क के अंदर भी हमने 2 प्रकार से उसको डिस्कस किया कि किस प्रकार से जो ग्लेशियर्स होते हैं वो इरोजनल वर्क करते हैं यानी अपरदन का कार्य करते हैं और किस प्रकार से वे डिपोजिशन का वर्क करते हैं यानी किसी स्थान पर जमाव का कार्य करते हैं। तो उन दोनों को सीखने के बाद आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो बेस है विंड पर। तो विंड जो है किस प्रकार से अपना कार्य करती है और सबसे पहले हम देखते हैं कि वह कौन सा स्थान है जहां पर इनका वर्क होता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसका एरिया। सबसे पहले इसका परिचय देख लेते हैं कि किस प्रकार से। तो पवन की दृश्य की जो प्रवाह है की दिशा में भिन्नता व अनिश्चितता के कारण उसकी परिवहन भी किसी भी रूप में किसी भी दिशा में हो सकता है। इसको हम इस प्रकार से समझते हैं कि पवन की दिशा किस प्रकार से है कि कोई हवा बह रही है, वो किस दिशा में बह रही है, कितने दिनों तक बह रही है, तो उस आधार पर तय होता है कि वहां पर कौन सी स्थलाकृति का निर्माण होगा। तो दिशा में भिन्नता का अर्थ हो गया कि हवा कुछ दिन यहाँ पर इस दिशा से चल रही है और हो सकता है कि जैसे कि हमने कोई एक स्थान लिया, जैसे कि ये स्थान लिया, ठीक है। इस स्थान पर पवन किस प्रकार से चलती है, तो पवन कुछ इस यहाँ इस दिशा से यानी वेस्ट से चल रही है, यहाँ पर साउथ वेस्ट से चल रही है या फिर नॉर्थ वेस्ट से चल सकती है। तो ये अनिश्चितता रहती है कि वह हवा किस दिशा से चलेगी। वैसे हवाएं किस दिशा से चलेगी, इस चीज को भी हम इस ज्योग्राफी के अंतर्गत समझेंगे कि हवा जब किसी एक दिशा से चलती है तो उसके पीछे क्या कारण होते हैं। क्या कारण होता है कि हवा कभी इस दिशा से हो जाती है, कभी नॉर्थ से चलने स्टार्ट हो जाती है, तो कभी साउथ से चलने स्टार्ट हो जाती है। तो अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पवन के अंतर्गत पाई जाती है। तो हवा किसी भी दिशा में चल सकती है, तो उसकी अनिश्चितता होती है कि हवा किस दिशा से चलेगी। आगे बढ़ते हैं। पवन का कार्य अधिक विस्तृत होता है। पवन का कार्य अधिक विस्तृत होता है का अर्थ हो गया कि जैसे कि हमने 2 इससे पहले स्ट्रक्चर्स देखे हैं। एक तो देखे हैं हमने नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ और एक हमने पढ़ा है हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। अब दोनों का एक एरिया था। एरिया किस प्रकार से था कि नदी जिस-जिस जगह से बहती है, वहाँ-वहाँ पर उसका इरोजन या उसका डिपॉजिट वर्क रहेगा। तो पर्टिकुलर एक एक एरिया डिफाइन किया जा सकता है कि उस एरिया में नदी का वर्क रहेगा। मेनली जो नदी का जो ड्रेनेज सिस्टम होता है या जो ग्लेशियर्स होते हैं, उन ग्लेशियर्स का एक निश्चित ड्रेनेज सिस्टम है। उस सिस्टम को पार नहीं करती। एक नदी वैसे नहीं है कि नदी किसी भी दिशा में बह लेगी, नहीं। नदी का एक मार्ग है, उस मार्ग के अनुसार बहती है। लेकिन हवा क्या है? हवा का कोई मार्ग नहीं है। हवा कभी पश्चिम से चलनी स्टार्ट हो जाती है और यकायक अगर कुछ समय बाद हम देखें तो हवा ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दी और हवा किसी दूसरी दिशा से चलने लग गई। कई बार तो ऐसा होता है कि एक ही स्थान पर हम तय नहीं कर पा रहे हैं कि हवा किस दिशा से आ रही है। कोई कहता है पश्चिम से आ रही है, कोई हवा कहता है पूर्व से आ रही है। तो हवा का जो कार्य रहता है वो काफी विस्तृत रहता है, काफ़ी अधिक एरिया को इसके द्वारा कवर किया जाता है। लेकिन जो सेमी डेज़र्ट का जो क्षेत्र है जिसे हम ड्राइड या टेम्परेट रीजन
के रूप में कह सकते हैं। अर्ध शुष्क जो क्षेत्र है वहां पर, या सेमी ड्राई जो रीजन है, तथा शुष्क जो ड्राई डेजर्ट रीजन है, वहां पर पवन का अपवर्तन कार्य काफी सक्रिय होता है। यानी अगर हमें वास्तव में देखना है कि हवा ने क्या काम किया, तो हमें पहुंचना पड़ेगा डेजर्ट या सेमी डेजर्ट का जो रीजन है वहां पर हमें पहुंचना पड़ेगा, और वहां पहुंचकर ही हम पता लगा सकते हैं कि एक्चुअल में पवन का जो वर्क है वो किस प्रकार से हुआ। अब बात आती है कि पवन का जो ये वर्क रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा। उससे पहले तो हम ये सीख लेते हैं कि जो डेजर्ट होता है उसे कहेंगे क्या, या किस प्रकार से हम तय करेंगे कि ये डेजर्ट है या सेमी डेजर्ट है। उसको समझ लेते हैं कि अर्ध शुष्क और शुष्क मरुस्थल में अंतर स्थापित करना काफी कठिन कार्य है, लेकिन वर्षा के आधार पर ऐसे भाग अर्ध शुष्क या सेमी डेजर्ट कहलाते हैं जहां पर एनुअल जो रेनफॉल है वो 20 से 40 इंच तक या 25 से 50 मिलीमीटर तक पाया जाता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर डेजर्ट, सबसे पहले तो हम वार्षिक वर्षा की बात करते हैं। वार्षिक वर्षा का अर्थ या एनुअल रेनफॉल का अर्थ क्या होता है, सबको पता होना चाहिए। एनुअल रेनफॉल निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वर्ष में कितने महीने होते हैं, वर्ष में पूरे के पूरे महीने होते हैं 12। ठीक है, अब 12 महीनों में हमने कहा कि उसका एनुअल रेनफॉल निकालना है, तो हमारे पास हमने कहा कि जो टोटल जो महीने हैं, जो मंथ है, वो है, टोटल मंथ है आपके 12। ठीक है, अब इस 12 महीनों में हर महीने यानी जनवरी से लगाकर दिसंबर, जनवरी से हम बात करें दिसंबर तक, जनवरी से दिसंबर तक कितने, हर महीने में, यानी जो प्रत्येक महीना है वहां पर कितनी बारिश हुई, प्रत्येक माह में हुई बारिश की मात्रा। ठीक है, तो को हम काउंट करेंगे महीनेवार कि जनवरी में 20 mm बारिश हुई, फरवरी में 10 mm हुई, या मार्च अप्रैल में अलग अलग प्रकार के डेटा आ सकते हैं। उन सब का क्या करेंगे, योग करेंगे, उन सब का योग करेंगे। और योग करने के बाद मान लीजिए टोटल जो आंकड़े आया, या टोटल जो रेनफॉल है, उसको सारे महीनों की जो बारिश हुई उसका योग आ गया 120। अब 120 में हम भाग देंगे किसका, 12 का, तो आंसर क्या आएगा हमारे सामने, 10। तो 10 क्या है, वहां का एनुअल एवरेज रेनफॉल के नाम से जाना जाएगा। औसत मासिक वर्षा, चाहे किसी माह में हुई हो, चाहे किसी माह में बिल्कुल नहीं हुई हो, सारे के सारे महीनों में एवरेज 10 का आंकड़ा गिना जाएगा। तो ऐसे क्षेत्र जहां पर 25 से 50 मिलीमीटर तक बारिश होती है वे तो आते हैं सेमी डेजर्ट के अंतर्गत। और सेमी डेजर्ट के अलावा जो मरुस्थलीय भाग होते हैं वहां पर 25 mm से भी कम बारिश होती है, यानी 25 mm से भी कम बारिश होती है, उन क्षेत्रों को हम डेजर्ट के अंतर्गत रखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे क्षेत्र जहां पर बारिश बहुत कम होती है, 10 इंच से भी कम होती है या 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वनस्पति का अभाव होता है, या फिर छोटी मोटी वनस्पति मिल जाती है, तो उसमें से भी ज्यादातर आपको कांटेदार झाड़ियां देखने को मिलेगी, छोटी-छोटी सी पत्तियों वाली वनस्पति देखने को मिलेगी, या फिर लंबी-लंबी जड़ें, काफी गहराई तक जाने वाली जो जड़ें वाली जो वनस्पति है वो देखने को मिलेगी। इसका अर्थ है कि हम मरुस्थल के अंतर्गत खड़े हैं। तो इस प्रकार से हम वर्षा के आधार पर इस प्रकार से मरुस्थल और अर्ध मरुस्थल को बांट सकते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि अलग-अलग प्रकार से बांट सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि विश्व में कितने मरुस्थल है, तो उन मरुस्थलों को भी हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मरुस्थलों की, कि मरुस्थल जो है पूरे विश्व में कहाँ-कहाँ पर, किस क्षेत्रों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ में दोनों ही कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे, मरुस्थल वाला भी कॉन्सेप्ट चलेगा और ये भी कॉन्सेप्ट जो है अभी चल रहा है उसको भी हम क्लियर करते जाएंगे। तो विश्व में जितने भी मरुस्थल पाए जाते हैं उन मरुस्थलों के लिए टर्म्स जो रखी है वो रखी है कि ऐसा क्षेत्र जहां पर 10 इंच से कम बारिश होती है या 20 से 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, उसे हम मरुस्थल के रूप में जानते हैं। मरुस्थलों को भी हम पहचान लेते हैं कि विश्व के अलग-अलग प्रकार के जो मरुस्थल है वो किस प्रकार से पाए जाते हैं।
तो सबसे पहले हम बात करते हैं सहारा का मरुस्थल, ठीक है। तो सहारा का मरुस्थल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये है आपका यहाँ जो चित्र है वो यहाँ पूरा आपको ये देखिएगा वेस्टर्न सहारा, ये है आपका सहारा मरुस्थल। तो सहारा मरुस्थल कहाँ देखने को मिलेगा? अफ्रीका का जो वेस्ट क्षेत्र है या जो महाद्वीप का जो पश्चिमी भाग है वहां पर मरुस्थल पाए जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिलेगी कि ज्यादातर जितने भी हम मरुस्थलों की बात करेंगे वो किसी न किसी कंटिनेंट के वेस्टर्न पार्ट में ही देखने को मिलेंगे। तो मरुस्थल जो है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में पाए जाते हैं। उसके पीछे भी क्या रीजन है वो आगे की क्लासों के अंतर्गत हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो मरुस्थल है वो अफ्रीका में यहाँ पर उत्तर पश्चिमी जो भाग है वहां पर पाया जाता है। इसे सहारा का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। दूसरा मरुस्थल है वो है हमारा ये थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल, थार डेजर्ट। तो थार डेजर्ट का इलाका जैसे कि मैंने क्लिक किया तो आप देखेंगे कि थार मरुस्थल कहाँ कहाँ पर फैला हुआ है। तो ये न केवल भारत के राजस्थान में बल्कि ये पाकिस्तान तथा गुजरात के क्षेत्रों में भी इस प्रकार से फैला हुआ है। फिर तीसरा जो मरुस्थल है वो है कराकुम और किजिलकुम। कराकुम और किजिलकुम जो मरुस्थल है वो पाए जाते हैं आपके ईरान के अंतर्गत। ईरान का जो क्षेत्र है ये ईरान इराक, इस क्षेत्र में आपको कराकुम एंड किजिलकुम मरुस्थल देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से हम दक्षिणी अफ्रीका में जाते हैं तो दक्षिणी अफ्रीका में सीधा दक्षिणी अफ्रीका पहुंच जाता है। ये आगे हम दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में कालाहारी का मरुस्थल, यह है आपका दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका का ये हिस्सा पूरा का पूरा आपको मरुस्थल के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसको कालाहारी का मरुस्थल कहा जाता है। फिर नामीबिया के अंतर्गत आप देखेंगे, नामीबिया के ऊपर आपको नामीब का मरुस्थल देखने को मिलेगा। ये है नामीबिया का मरुस्थल। यह पर नामीब डेजर्ट देखिएगा, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया तो नामीब डेजर्ट का एरिया यहाँ पर आ चुका है। तो नामीबिया का मरुस्थल यहाँ पर है। इसी प्रकार से कारू का मरुस्थल, इसी प्रकार से देखिएगा हमने महाद्वीपों के वेस्टर्न पार्ट की बात की है, ठीक है। हम आ जाते हैं दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में जो आपको पैटागोनिया का मरुस्थल देखने को मिलेगा। पैटागोनिया का मरुस्थल जो चिली तथा दूसरा जो क्षेत्र है वह है पेरू। तो पेरू इसके ठीक ऊपर की तरफ ये है पेरू का तट, ये देखिएगा ये है पेरू। और इसके ठीक नीचे जहां पर एंडीज पर्वतमाला पाई हुई है इसके सारे सारे यहाँ पर एक अटाकामा का मरुस्थल देखने को मिलता है। तो वो मरुस्थल भी आपको देखने को मिलेगा इस महाद्वीप के वेस्टर्न पार्ट में। फिर देखने को मिलते हैं, हम आगे पहुंचते हैं और उत्तरी अमेरिका पहुंच जाते हैं। उत्तरी अमेरिका में हम कैलिफोर्निया और एरोजिना के बीच में, कैलिफोर्निया ये जो टुकड़ा है इसको कैलिफोर्निया कहा जाता है। ये पूरा का पूरा देखिएगा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया और एरिज़ोना का मरुस्थल है मोजावे। यहाँ पर नाम शायद नहीं लिखा होगा। यहाँ पर सोनरान तथा मोजावे का मरुस्थल आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर ब्लैक रॉक डेजर्ट लिख रखा है। तो सोनारान तथा मोजावे नाम का डेजर्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये भी देखिएगा महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है। और हम पहुंचते हैं सीधा सीधा ऑस्ट्रेलिया। इस ऑस्ट्रेलिया के भी पश्चिम में आपको ग्रेट सैंडी डेजर्ट या महान ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट या ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, अलग अलग प्रकार के ये पूरे पूरे डेजर्ट का क्षेत्र है। ये भी महाद्वीपों का पश्चिमी भाग है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में डेजर्ट देखने को मिलता है। उसके पीछे क्या रीजन है अगली क्लासों में देखेंगे। केवल और केवल यूरोप का ये जो क्षेत्र है वहां पर आपको एक भी मरुस्थल देखने को नहीं मिलता है। बाकी लगभग लगभग सभी महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में आपको मरुस्थल देखने को मिलेगा। तो ये पूरे के पूरे आपके अलग अलग प्रकार के मरुस्थल पूरे विश्व में फैले हुए हैं। बढ़ते आगे, मरुस्थल किसे कहते हैं? तो ऐसी स्थलाकृति जहां पर वर्षा, बौछार, हिम या बर्फ के रूप में बहुत कम लगभग 250 मिलीमीटर या फिर 25 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। तो बारिश के आधार पर हम मरुस्थलों का वर्गीकरण
करते हैं। और मरुस्थल होने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वहां पर हॉट क्लाइमेट हो, वहां पर आपको कोल्ड क्लाइमेट भी देखने को मिल सकती है। विश्व में ऐसे कई मरुस्थल है जो ठंडे हैं, वहां पर गर्मी नहीं पड़ती है, वहां पर सर्दी ज्यादा पड़ती है, लेकिन बारिश वहां पर नहीं होती है। क्योंकि बारिश अगर होती तो वहां पर वनस्पति होती, वेजिटेशंस होते हैं। अगर वेजिटेशंस होती तो वहां पर आपको एक अलग प्रकार का बायोस्फीयर देखने को मिलते हैं। वहां पर अलग अलग प्रकार के जीव जंतु देखने को मिलते हैं, अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां वहां पर देखने को मिलती। आगे बढ़ते हैं। एक परिभाषा के अनुसार कहा जाता है कि यह एक बंजर और शुष्क ड्राइड क्षेत्र है, जहां पर वनस्पति वेजिटेशन बिल्कुल न के बराबर होती है। केवल वही पौधे पनप सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जिनमें जल संचय करने की या धरती के बहुत नीचे से जल प्राप्त करने की अद्भुत क्षमता हो। तो इस प्रकार की जो वनस्पति होती है उन्हें हम जीरोफाइट्स के नाम से जानते हैं। मरुदभिद मरुदभिद जो वनस्पति होती है, उनकी जड़ें काफी गहरी होती है। यानी अगर अर्थ के ऊपर देखें तो अर्थ के ऊपर अगर इतना ही है, लेकिन अर्थ के नीचे की तरफ काफी गहराई तक ये इनकी जड़ें पहुंचकर यहाँ पर अपने लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति करती है। इनकी पत्तियां काफी छोटी होती हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन यह की जो प्रक्रिया है, जिसको हम कह सकते हैं कि वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है, ट्रांसमिशन को कह सकते हैं, वो वहां पर कंट्रोल रहे। इसलिए वहां पर आप देखेंगे कि छोटे छोटे पत्तों वाली वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। तो मरुदभिद या जीरोफाइट वनस्पति आपको वहां पर देखने को मिलती है। यहाँ पर पौधे जमीन के काफी नीचे पहुंचकर नमी को प्राप्त करते हैं। मिट्टी की पतली चादर यहाँ पर पाई जाती है, जो वायु के तीव्र वेग से पलटती रहती है। यानी धरातल के ऊपर मिट्टी की जो परत है, वो काफी स्पीड से चलने वाली हवा है, उससे उलट पुलट होती रहती है, जिसमें खाद और मिट्टी का प्राय अभाव होता है। ये उपजाऊ मिट्टी का यहाँ पर अभाव देखने को मिलेगा, यानी अनुपजाऊ मृदा देखने को मिलेगी। क्योंकि मिट्टी को उपजाऊ बनाने के अंतर्गत ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है, उन सभी का योगदान रहता है। और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो मैटर्स जो है, वो मिलते हैं विभिन्न प्रकार के वेजिटेशन से और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं के अवशेष से, जो यहाँ पर प्राप्त नहीं होते हैं। यही कुछ कारण है कि यहाँ पर मिट्टी उपजाऊ नहीं होती है। यहाँ पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया काफी अधिक होती है, इसलिए जितना पानी वर्षा से प्राप्त होता है, उससे कहीं अधिक बाष्पोत्सर्जन, यानी पौधे अपने पत्तियों के माध्यम से उस वाष्प को छोड़ देते हैं, और बारिश बहुत कम या फिर बहुत अल्प मात्रा में वहां पर हो पाती है। अंटार्कटिका को छोड़कर अन्य स्थानों पर सूखे की अवधि 1 साल या उससे अधिक की हो सकती है। यानी साल साल भर तक यहाँ पर सूखा रहता है, बारिश नहीं रहती है। बहुत तेज गर्म और सूखी हवा यहाँ पर चलती है, जहाँ पर पैदावार या कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाता। तो इस प्रकार की जो स्थितियां रहती है, उसे हम डेजर्ट कहते हैं। तो डेजर्ट को हम प्रकारों की बात करें तो डेजर्ट कई प्रकार के होते हैं। तो डेजर्ट की अगर बात करें तो कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जहां पर बालू की प्रचुरता पाई जाती है। यानी सैंड जो है, बालू रेत जो है, वो आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। उसको हम वास्तविक, रियल या ओरिजिनल डेजर्ट कहेंगे। ऐसे मरुस्थल जहां पर पथरीले टुकड़े पाए जाते हैं, कंकड़ और पत्थर ज्यादा पाए जाते हैं, उन्हें हम रेग के नाम से, या लीबिया में उसे सैरिड के नाम से जाना जाता है। और ऐसे मरुस्थल जिसमें ज्यादातर चट्टानें ही चट्टानें होती है, उसे हमदा के नाम से कहा जाता है। यानी अगर हम कहें साधारण शब्दों में कि रेत का मरुस्थल है, तो उसे हम कह सकते हैं प्राय मरुस्थल, या पूर्ण रूप से मरुस्थल कह सकते हैं। अगर वहां पर पथरीला है, या फिर कह सकते हैं कि मिक्स है, रेत भी है और पत्थर के कंकड़ भी है, तो उसे हम रेग कहेंगे। और ऐसा मरुस्थल जिसमें चट्टाने के टुकड़े ही टुकड़े हैं, तो वहां पर हम उसे हमादा के नाम से जानेंगे। तो इस प्रकार का मरुस्थल आपको राजस्थान में पोखरण का क्षेत्र, और कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जैसे कि हमाडा का क्षेत्र है, जसोल और नाकोड़ा के बीच में इस प्रकार का हमाडा का क्षेत्र देखने को
मिलता है। वर्षा की स्थिति पर अति शुष्क भूमि, जहां पर 12 महीने में बहुत कम 25 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। ऐसा क्षेत्र शुष्क से भूमि में आता है जहां पर 250 एमएम से कम बारिश होती है, और अर्ध शुष्क जहां पर 25 से 50 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, उसे हम अर्ध शुष्क क्षेत्रों के नाम से जानते हैं। यहाँ एमएम में लिख रखे हैं डेटा, यानी 250 से 500 मिलीमीटर को हम 25 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं। इस प्रकार से हम मरुस्थलों को अलग-अलग भागों में बाँट सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो मरुस्थल के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की जो ये कार्य चलते हैं, रेत जब चलेगी या हवा जब चलेगी, रेत तो क्या चलेगी, हवा ही उसे चला कर आगे एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाती है। तो ये जो रेत है, वो किस प्रकार से कार्य करती है? जैसे कि हमने हिमानी का देखा, तो हिमानी के अंतर्गत हमने 2 प्रकार के कार्य देखे कि हिमानी जो होती है, वो एब्रेशन यानी अपघर्षण करती है, तथा वो प्लकिंग करती है, उत्पाटन की प्रक्रिया करती है। इसी प्रकार से जो पानी था, वो पानी किस प्रकार से कर सका, वो कर्षण भी करता है, उसमें कर्षण भी होता है, सस्पेंशन भी होता है, हाइड्रोलिक एक्शन भी होता है, सॉल्यूशन भी होता है, तो अलग-अलग प्रकार की प्रक्रिया वहाँ पर शामिल की गई थी। अपघर्षण भी होता है, सन्निघर्षण एट्रिशन भी होता है, ठीक है? तो अलग-अलग प्रकार की जो प्रक्रिया हमने हिमानी और नदी के अंतर्गत देखी, उसी प्रकार से पवन का जो कार्य रहता है, उसमें किस प्रकार का कार्य चलता है। तो पवन जो रहती है, ज़्यादातर अपना कार्य जो होता है, वो मरुस्थलीय क्षेत्रों में करती है। वहाँ पर भौतिक तथा यांत्रिक रूप में इसका प्रदर्शन होता है। भौतिक यानी मैकेनिकली भी होता है, या फिर इसे फिजिकली इरोजन इरोजन के 3 प्रकार हमने देखे थे, जिसके अंतर्गत हमने फिजिकल या जो मैकेनिकल है यानी भौतिक और यांत्रिक देखा था, और इसके अलावा हमने रासायनिक अपरदन की भी बात की थी। तो इसी कारण हम कह सकते हैं कि जो पवन है, रेगिस्तान के क्षेत्रों में भौतिक या यांत्रिक अपरदन का कार्य करती हैं। तो यहाँ पर न केवल अपरदन का कार्य रेत के माध्यम से, बल्कि कुछ अल्पकालीन सरिताओं के माध्यम से भी होता है। अब अल्पकालीन सरिताओं का अर्थ इस प्रकार से होता है कि रेगिस्तानी क्षेत्रों में जब भी बारिश होती है, तो बारिश के दिनों में छोटी-छोटी सी नदियाँ वहाँ पर बह उठती हैं। वो भी वहाँ पर कुछ न कुछ वर्क करती हैं। बढ़ते हैं आगे कि वर्षा द्वारा भी यहाँ पर यांत्रिक अपक्षय होता है, ठीक है? यांत्रिक अपक्षय अपक्षय का अर्थ है यानी वहीं पर पानी है, चट्टानों की रंध्र या जो जॉइंट्स है उसके अंदर पानी घुस जाएगा, जहाँ पर डे एंड नाइट का जो टेम्परेचर का जो वेरिएशन है, तापांतर अधिक होगा, रात में जब काफ़ी अधिक ठंड रहेगी, तो वहाँ पर वो बर्फ में तब्दील हो जाएगा। जैसे कि अभी हाल ही के दिनों में देखिए, कि जैसलमेर, बाड़मेर की जो चित्र डेज़र्ट जो रीजन है, वहाँ पर इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही है कि वहाँ पर बर्फ जमने वाली स्थिति है। ठीक है? तो वहाँ पर मान लीजिए कि ओस हो गई, या ओस के कारण या किसी अन्य कारण से वहाँ पर कुछ पानी की मात्रा जो चट्टानों के जो जॉइंट्स हैं, जो दरारें हैं, उसके अंदर चली जाती हैं। काफ़ी र ठंड के कारण वो पानी जम जाएगा, तो उसका जो डेंसिटी है वो इंक्रीज़ होगी। अब डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, तो चट्टानों की जो साइड की जो किनारे होगी उस पर दबाव डालेगी, अंततः क्या हो जाएगी, टूट जाएगी। इसको हमने इस प्रकार से समझा था कि इस प्रकार का क्रैक सबसे छोटा होता है। फिर उसके अंदर हमने कहा कि इसके अंदर पानी भर गया, पानी जब बढ़ेगा तो वहाँ पर साइड की जो दीवारें होगी, उस दीवारों पर ये प्रेशर डालेगी। तो प्रेशर डालने तो क्या होगा कि अगली बार में ये जॉइंट्स इतने बड़ा हो गया, उससे भी अगली बार में ये इतना बड़ा हो गया, फिर इसके बाद इतना बड़ा हो गया, इस प्रकार से ये चट्टान टूट कर बिखर जाएगी। तो इस प्रकार से उसका विघटन वहाँ पर हो जाता है, वो टूटकर या डिसइंटीग्रेशन जो है, वो प्रोसेस वहाँ पर कंप्लीट होती है और चट्टान जो है टूटकर बिखर जाती है। तो यहाँ पर अपरदन का कार्य भी रहेगा और अपक्षय का कार्य भी रहेगा। ठीक है? और जो ये असंगठित चट्टान है, जो टुकड़े टूटकर बिखर जाएँगे, उन्हें पवन अपने आप आसानी से उड़ाकर अपरदित करती रहेगी, अपने साथ बहाकर लेके जाएगी। क्योंकि पवन में इतना पावर तो नहीं है कि बड़े-बड़े से चट्टान के टुकड़ों को वो अपने साथ बहाकर लाए लेके जाए। जो अपक्षय से जो मटेरियल उसे प्राप्त होता है, चट्टान का जो चूर्ण प्राप्त होता है, उसे वो अपने साथ लेकर आगे-आगे बहाकर लेकर जाती हैं। लेकिन ये अपरदन का जो कार्य रहता है, वो किस प्रकार से होता है? तो अपरदन का कार्य सबसे पहले हमने कहा कि वह होता है अपवाहन से। अब अपवाहन का अर्थ ये हो गया कि किसी को साथ लेकर उड़ाना, किसी को
साथ लेकर उड़ाना, इसको हम कह सकते हैं कि ये उड़ान की प्रक्रिया है। उड़ान की प्रक्रिया यानी उड़ाना। अब रेत क्या करती है? रेत के सामने कोई भी धूल मिट्टी जो सामने आती है, उसको वो अपने साथ उड़ाकर लेकर चली जाती है। जब उड़ाकर लेकर जाती है, तो उससे जो स्ट्रक्चर जो बनता है या फिर कह सकते हैं जो प्रोसेस है, तो पहली प्रोसेस हम प्रोसेस को कह सकते हैं कि अपरदन किस प्रकार से होता है। एक में तो क्या है, रेत को हवा अपने साथ उड़ाकर लेके जा रही है। दूसरी प्रक्रिया में क्या हो रही है कि रेत जो हवा के साथ बह रही है, वो जब किसी चट्टान के ऊपर से जब बहेगी, तो उसको घिसेगी। जैसे कि एक सैंड पेपर जो होता है, जिससे हम जब जंग को उतारना हो, उसके लिए एक पेपर को घसते हैं, सैंड पेपर जिसे कहते हैं। तो सैंड पेपर के अंतर्गत देखेंगे रेत के छोटे-छोटे से दाने लगे रहते हैं और जैसे ही हम किसी लोहे जंग वाली सतह पर उससे रगड़ते हैं, तो जंग वहाँ से छूट जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या होगा कि जो हवा है, उस हवा के साथ बहता हुआ जो रेत है, जो चट्टान के कण हैं, वह जहाँ पर रेत उड़ रही है, वहाँ पर उसे घिसेंगे। देखिएगा 2 चीज़ों को हम तीसरी चीज़ समझा देता हूँ, फिर हम एक व्हाइट बोर्ड के माध्यम से इन तीनों प्रोसेस को समझते हैं। तीसरा है सन्नी घर्षण जिसे एट्रिशन कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि जो चट्टान के जो कण होते हैं, वो आपस में ही टकरा कर एक-दूसरे से टकरा कर छोटे होते रहते हैं, तो उसे एट्रिशन कहते हैं, ठीक है? तो हम तीनों ही प्रक्रियाओं को समझते हैं कि किस प्रकार से हो रहा है। तो यहाँ पर हमने कहा कि सबसे पहले हम समझते हैं कि जो पवन है, वो चल रही है, ठीक है? यहाँ पर तीनों ही प्रक्रियाओं में हम देखते हैं कि किस प्रकार से वर्क हो रहा है। तो इस दिशा में पवन चल रही है और पवन जब चल रही है, तो पवन की दिशा में आप देखेंगे, ये हवा इस प्रकार से आगे की तरफ मूव हो रही है। अब हवा जब आगे की तरफ मूव हो रही है, तो उसके साथ कौन-कौन से तत्व बहते चले जा रहे हैं। तो सबसे पहली प्रक्रिया हमने कहा डिफ्लेशन। अब डिफ्लेशन में क्या हुआ कि मान लीजिए कोई ऐसा स्ट्रक्चर था रेत का, ठीक है? तो ये हवा क्या करेगी, ये इस खड्डे को बनाएगी। यहाँ से रेत लेगी और रेत को यहाँ पर क्या करेगी, खाली करेगी और खाली कर कर आगे बढ़ाएगी। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे, धीरे-धीरे यहाँ पर एक गड्ढा बन जाएगा। ये गड्ढा बनता जाएगा और वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन या गर्त बन जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि एक मिस्र में कतारा नाम का गर्त है, कतारा डिप्रेशन। वो जमीन से 420 फीट गहरा है। 420 गहरा यानी हवाओं ने 420 फीट गहराई की ओर जाकर वहाँ से हवा को उड़ाकर बाहर निकाल दिया। तो इस प्रकार से वहाँ पर एक गड्ढा बन जाता है। तो इस प्रकार का कार्य जो बहाने का जो कार्य किया जाता है, उस बहाने के कार्य को यहाँ पर क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है अपवाहन। यहाँ पर हो रहा है अपवाहन। अपवाहन की जो प्रक्रिया है, वो यहाँ पर चल रही है अपवाहन की प्रक्रिया या डिफ्लेशन की प्रोसेस चल रही है। दूसरी जो प्रक्रिया है, उस दूसरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है? अपघर्षण। अब अपघर्षण किस प्रकार से हो रहा है कि कोई मान लीजिए कोई चट्टान है इसके रास्ते में कोई चट्टान है, तो हवा जब इसके ऊपर बहेगी, तो हवा के साथ कई रेत के कण भी है जो इसके साथ बह रहे हैं। अब ये रेत के कण क्या करेंगे? जिस जगह पर मान लीजिए चट्टान का कोई टुकड़ा है, इस टुकड़े पर रगड़ेगी, रगड़ यानी रेत के साथ वो टुकड़े बह रहे हैं और इसको घिस रहे हैं। तो इसको घिसते-घिसते वो क्या करेंगे बिल्कुल एंड कर देंगे, इसको पूरा-पूरा खत्म कर देंगे। इस प्रकार से घिसने की जो कार्य प्रक्रिया चलती है, उस घिसने की प्रक्रिया को कहा जाता है अप अपघर्षण या एब्रेशन या इसे कोरोजन के नाम से जाना जाता है। तीसरी जो प्रक्रिया है जिसे कहा जाता है जिसे हमने कहा कि सन्निकर्षण घर्षण या इसे एट्रिशन कहा जाता है। अब इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है कि चट्टानों के छोटे-छोटे से जो टुकड़े या बड़े-बड़े से जो कण हैं, जो इस हवा के साथ बह रहे हैं, मान लीजिए ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, ये इतना बड़ा है, तो इस प्रकार से हवा के अंदर ये जो टुकड़े हैं, ये क्या करेंगे, ये आपस में टकराएँगे। ये इससे टक्कर खाएगा, ये इससे टक्कर खाएगा, ये दोनों आपस में टक्कर खाएँगे, तो टकरा-टकरा के वो टूट-टूट के बिखर जाते हैं। 2
रेत के कण या चट्टान की जो चूर्ण हो वो आपस में ही टकरा कर छोटे हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सन्निकर्षण। ठीक है, क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। तो ये तीन प्रक्रिया यहाँ पर घटित होती हैं। एक होता है अपवाहन, एक होता है आपका अपघर्षण और एक होता है सन्निघर्षण या एट्रिशन। तीनों को आप समझ चुके होंगे। बढ़ते हैं आगे। अपर्दन को प्रभावित करने वाली दशाएं, यानी जो इरोजन होगा उसको प्रभावित कौन-कौन सी दशाएं करेगी। दशाओं का अर्थ होता है कि पवन जो प्योर जो हवा है, वो किसी प्रकार से अपना अपर्दन का कार्य नहीं करती है। इस प्रकार से जैसे कि हमने कूलर के साथ सामने बैठे हैं और कूलर के सामने अगर हम बैठे हैं और वहां पर हम हवा आ रही है, तो हवा जो है उस कूलर या फिर किसी पंखे को आप चट्टान के सामने रख लीजिए, बड़े 50 साल तक उसको चला कर रखिएगा, उस चट्टान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उस कूलर की हवा से या फिर एक पंखे की हवा से उस चट्टान पर कोई विशेष प्रभाव 50 सालों में भी नजर नहीं आएगा, क्योंकि उस हवा जो निकल रही है पंखे से वो प्योर है, उसमें किसी प्रकार की कोई चट्टान की चूर्ण नहीं है। लेकिन खुले में चलने वाली जो हवा होती है उसमें अपरदन के छोटे छोटे से जो टुकड़े होते हैं, जो तीर जैसे चुभते हैं। जैसे कि हम मोटरसाइकिल पर जा रहे हैं और बिना हेलमेट अगर हम गाड़ी चला रहे हैं, तो हमें महसूस होगा कि हमारे चेहरे पर चुभन सी है, छोटे-छोटे से तीर चुभाए जा रहे हैं, तो वो होते हैं रेत के कण। यहाँ पर वही रेत के कण होते हैं, वो तय करते हैं कि अपरदन कितना होगा। तो उन्हीं कारकों में कुछ भौतिक और यांत्रिक रूप में जो अपरदन किया जाता है, तो उनको प्रभावित करने वाले कारक कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले विंड की वेलोसिटी, कि जो हवा है वो कितनी स्पीड से चल रही है। हवा जो है कितनी स्पीड से चल रही है, क्योंकि हवा की जो स्पीड होती है वो तय करती है कि अपरदन होगा या नहीं। धीरे-धीरे से मंद गति से हवा चल रही है, तो उसमें न तो कोई चट्टान के टुकड़े उसके साथ उड़ रहे हैं, न कोई बात। अपरदन कैसे होगा? दूसरा, रेत और धूल के कणों की मात्रा एवं स्वभाव। सबसे पहले कि हवा के साथ रेत कितनी उड़ रही है। इरोजन या अपरदन का कार्य जो किया जा रहा है वो तो रेत कर रही है। तो रेत के कणों की मात्रा कितनी है? अगर रेत के कणों की मात्रा अधिक होगी तो अपरदन अधिक होगा। अगर रेत के कण है ही नहीं तो अपरदन होगा नहीं। इसी प्रकार से उसका स्वभाव, तो स्वभाव का अर्थ हो गया कि नेचर ऑफ सेंट का अर्थ होता है कि जो हवा के साथ चट्टान के जो टुकड़े उड़ रहे हैं वो कठोर है या मुलायम। ऐसा नहीं है कि वो किसी चट्टान से टकराने के बाद खुद ही नष्ट हो जाए या फिर मजबूत होंगे, ठीक है? तो उस सामने वाली चट्टान को खोद-खोद कर खोखला कर सकते हैं। तो वो मुलायम है या कठोर है, वो गोल शेप में है या संकोणाश्मम है। संकोणाश्म का अर्थ होता है कि वो इस प्रकार से ट्रायंगल के रूप में है। तो ट्रायंगल वाले जो किनारे हैं वो ज़्यादा अपरदन करेंगे, क्योंकि इसके जो तीनों जो किनारे हैं वो काफ़ी नुकीले हैं। और वहीं पर अगर गोल-गोल छोटे-छोटे से कण हैं, वो क्या करेंगे? वो तो टकराने के बाद किसी प्रकार के सामने का नुकसान करेंगे नहीं। तो अगर इसके अंदर भाले-नुमा, स्टार-नुमा इस प्रकार के टुकड़े अगर उसके साथ रेत के साथ बह रहे हैं, तो अपरदन अधिक होगा। गोल, मटोल, चिकने से अगर छोटे-छोटे से रेत के कण बह रहे हैं, तो अपरदन कम होगा। तो क्वांटिटी एंड नेचर ऑफ सैंड एंड डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो तय करते हैं कि इरोजन का वर्क किस प्रकार का होगा। इसी प्रकार से सैलों की संरचना। अब सैलों की संरचना का अर्थ होता है कि जहां पर रेत उड़ रही है, उस पर जहां पर वो अपरदन करेगी, उसकी संरचना किस प्रकार की है। वो ठोस यानी वो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स की बनी हुई है या आग्नेय चट्टान या इग्निस रॉक जिसे कहा जाता है उसकी बनी हुई है। अगर इग्निस रॉक की बनी हुई है तो इग्निस रॉक काफी हार्ड होती है, तो वो आसानी से कटेगी नहीं। वहीं अगर कह सकते हैं कि वो सेडिमेंट्री रॉक्स की है, यानी वो सॉफ्ट रॉक है थोड़ी सी, तो आसानी से कट जाएगी। तो डिपेंड करता है कि जो सेलों की जो संरचना है वो किस प्रकार की। आसानी से कमजोर होगी तो मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा। मजबूत है, कठोर है तो उसको काटना संभव नहीं होगा। फिर बात करते हैं जलवायु की। अब जलवायु किस प्रकार की है? तो जलवायु अगर लगातार वहाँ पर डे नाइट का टेम्परेचर कम या अधिक होता रहता है, तो वहाँ पर ये अपरदन का कार्य, क्योंकि रेत जब बनेगी कैसे? कोई हवा किसी
पदार्थ को, मटेरियल को उड़ाती है, लेकिन वो मटेरियल आता कहाँ से? तो जहां पर टेम्परेचर का वेरिएशन ज्यादा रहेगा तो अपना आप चट्टान जो है उसका वेदरिंग होगा, अपक्षय होने के कारण वहां पर टूट जाएगी। तो टूटने की जो प्रक्रिया है वो जलवायु पर डिपेंड करती है, इसलिए जलवायु जो रहती है वो भी यहाँ पर प्रभावित करती है कि अपरदन का कार्य किस प्रकार से रहेगा। आज के लिए इतना ही। कल की जो क्लास रहेगी उसके अंतर्गत हम इरोजनल वर्क को देखेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे डिपोजिशनल वर्क को।